सोचिए, मिडिल ईस्ट में एक जंग छिड़ जाती है और उसकी आंच सीधे सीधे भारत तक पहुंचती है। आखिर कैसे? चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं कि एक दूर देश का संकट भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत कैसे बन गया। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है और ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये ईरान के लिए एक सीधी सीधी आखिरी चेतावनी थी। इस एक लाइन ने ना पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दांव पर सब कुछ लगा था और हर कोई बस यही सोच रहा था कि क्या ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा है। तो आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? चलिए एक नजर डालते हैं कि हुआ क्या क्या। देखिए, कहानी शुरू हुई 28 फरवरी को, जब जंग का ऐलान हुआ। इसके ठीक बाद एक अमेरिकी जेट को मार गिराया गया। फिर शांति की कोशिशें हुई, लेकिन वो भी नाकाम रहीं और बस इसके बाद तो हालात हाथ से निकलते ही चले गए। और देखिए, जब भी तनाव इस हद तक बढ़ता है तो इसकी सबसे भारी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। सिर्फ 50 दिनों के अंदर 4000 से ज्यादा जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये 4000 से ज्यादा तबाह हुए परिवारों की कहानी है। अब आते हैं इस पूरे संकट के सेंटर पॉइंट पर, वो जगह जो इसकी सबसे बड़ी वजह बनी। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, यानी होर्मुज जल डमरूमध्य। अब ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या? इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी नस समझ सकते हैं। एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब जाहिर है, अगर ये नस ब्लॉक हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का धड़कना मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ ये कि जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो फिर सेना एक्शन में आई। ईरान ने तो पहले ही इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे रखी थी और अब अमेरिकी नेवी ने भी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। मतलब एक तरह से डबल ब्लॉकेड। ये रास्ता अब पूरी तरह से सील हो चुका था। तो ठीक है, ये सब तो मिडिल ईस्ट में हो रहा था, पर सवाल यह है कि इसका भारत से क्या लेना देना। चलिए अब कहानी का फोकस भारत पर लाते हैं कि कैसे इस दूर की आग की तपेश हमारे दरवाजे तक पहुंची। वो तारीख थी 18 अप्रैल, जिस दिन ये सिर्फ एक इंटरनेशनल खबर नहीं रही, बल्कि भारत के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। उस दिन क्या हुआ? हमारा एक सुपर टैंकर जिस पर भारत का झंडा लगा था, वो वहां से गुजर रहा था और उस पे जानते कितना तेल था? पूरे 20 लाख बैरल इराकी तेल। और इसी टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक लिया गया। और इस वक्त जो हालात थे वो उस जहाज से आए एक रेडियो मैसेज में साफ सुनाई देते हैं। सोचिए, एक भारतीय क्रू मेंबर कह रहा है, आपने तो हमें जाने की इजाजत दी थी और अब आप हम पर ही गोलियां चला रहे हैं। इस एक घटना का असर फौरन हुआ और बहुत खतरनाक था। 2 भारतीय जहाजों को सिर्फ रोका नहीं गया, उन पर फायरिंग भी हुई। कुल मिलाकर 8 भारतीय जहाजों को वहां से वापस लौटना पड़ा। ये भारत के लिए, हमारे ट्रेड रूट्स के लिए एक खुली चेतावनी थी। जाहिर है, भारत ने तुरंत अपनी नाराजगी जताई और ईरान के राजदूत को तलब किया। तो देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ जहाजों को रोकने का नहीं था। इस एक घटना ने भारत के सामने एक साथ 2 बड़े संकट खड़े कर दिए। एक एनर्जी का संकट और दूसरा डिप्लोमेसी का। और यहीं पर डिप्लोमेसी का एक बहुत दिलचस्प एंगल सामने आता है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रहा था, मतलब एक मीडिएटर की भूमिका में था। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ने इस तरह की मध्यस्थता को दलाली कह दिया। भारत का फोकस मीडिएशन पर नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर था। मतलब हमें इस बात से मतलब था कि हमारा तेल आता रहे, भले ही इसके लिए अमेरिका से खास परमिशन ही क्यों ना लेनी पड़े। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर शांति कायम करने की कोशिश दलाली है, तो फिर अपनी जरूरत के लिए किसी और देश से इजाजत मांगना, उसे क्या कहेंगे? देखिए, भारत को उस वक्त अमेरिका से रशियन तेल खरीदने की छूट मिली हुई थी, लेकिन वो भी बस 16 मई को खत्म होने वाली थी। ये चीज साफ दिखाती है कि कैसे एक जगह का झगड़ा पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स को उलझा देता है। जब आपका एक बड़ा सप्लायर रास्ते से हट जाता है तो बाकी सब पर दबाव बढ़ जाता है, और ऐसे में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी दूसरों की इजाजत पर टिक जाती है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि शांति तो है लेकिन बहुत ही कच्ची, और भविष्य को लेकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कुछ टेम्पररी सीज फायर तो लागू हैं, जैसे अमेरिका ईरान का 2 हफ्ते का सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच भी 10 दिन का एक सीज फायर है। लेकिन ये सब आप कह सकते हैं बस एक पैचवर्क है। जो असल मुद्दा है, जो झगड़े की जड़ है, खासकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो तो जस का तस बना हुआ है। मतलब साफ है, ये शांति बहुत नाजुक है और चिंगारी कभी भी फिर से भड़क सकती है। और इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत एक मुश्किल चौराहे पर खड़ा है।
तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है कि जब देश की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स दोनों ही दांव पर लगे हों तो भारत का अगला कदम क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।